हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट, आरटीपीसीआर एक बहुत ही एक्यूरेट टेस्टिंग प्रोसीजर होने के बाद भी कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट शो करता है जबकि आपकी बॉडी में कोविड के सिम्टम्स हैं। ऐसे में आप अपने आप को खुद को अपने ही घर पे आइसोलेट करके रख सकते हैं 4-5 दिनों के लिए और हर 3 घंटे के अंदर अपने ऑक्सीजन लेवल को मेजर करते रहें। जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आता है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आज तक के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस इमोशनल न्यूज़ को इस तरह से फैलाया जा रहा है कि उनकी डेथ कोविड से हुई है। तो फेक न्यूज़ से दूर रहें, प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। हालांकि हार्ट अटैक से डेथ कोविड के पहले भी होती थी, पर इसका ये मतलब नहीं आप कोविड को लाइटली लेना शुरू कर दें। आप प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें, बाकी आप समझदार हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अब तक 2 टाइप के टेस्टिंग मेथड्स प्रपोज किए गए हैं कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए, जिनमें से पहला है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट में ह्यूमन का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उस ब्लड सैंपल को टेस्ट किया जाता है, और अगर उस ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज, कोविड की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हों तो रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है। इस टेस्टिंग को यूज़ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है मतलब, पहले हम समझते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होती है। हमारे बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई भी वायरस, कोई भी एक्सटर्नल, जिसको बायोलॉजिकल टर्म्स में फॉरेन बॉडी बोलते हैं, कोई भी वायरस या कोई भी ऐसी बीमारी हमारे बॉडी को जब होती है, बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो अंदर से खुद उस वायरस का एंटीबॉडी तैयार करता है उससे लड़ने के लिए, और इसी को एंटीबॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोविड हो जाता है तो वो बॉडी अंदर से खुद एंटीबॉडीज प्रेजेंट करती है उस कोविड के वायरस से लड़ने के लिए, और जैसे ही एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़कर वायरस को ख़त्म कर देते हैं, आपकी बॉडी फिर से सेफ हो जाती है। तो इस टेस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कोविड हुआ, लेकिन एंटीबॉडीज़ को बनने में, उस वायरस को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज़ बनाने में हमारी बॉडी को 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब ये, अगर स्टार्टिंग के कोविड होने के बाद 4-5 दिन के अंदर आप टेस्टिंग कराएंगे तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा जबकि आप इन्फेक्टेड हो। और सेम चीज़ होता है उसके बाद में, एंटीबॉडीज़ ने वायरस से लड़के वायरस को ख़त्म कर दिया, आपकी बॉडी सेफ है, लेकिन आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ अभी भी प्रेजेंट हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जबकि आप इन्फेक्टेड नहीं हैं, एक्चुअली में आप नेगेटिव हैं। तो इस एक्यूरेसी ना होने की वजह से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को यूज़ नहीं किया जाता है। और दूसरा मेथड है आरटीपीसीआर। अभी आरटीपीसीआर का पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली सबके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए में उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशंस जीन्स के अंदर स्टोर होते हैं। लेकिन ये जो वायरस है, इसमें डीएनए नहीं, इसमें आरएनए होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, डीएनए डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो हम डीएनए को डायरेक्ट आरएनए से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है डबल हेलिक्स में। उसके बाद ही हम ह्यूमन डीएनए को, जो कि सलाइवा से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, वो यहाँ से क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब होता है वो सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो आपको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के कारण हमारे सलाइवा से या फिर नोज़ के अंदर से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं जहाँ पे इस वायरस के सैंपल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके पॉलीमराज चेन रिएक्शन के अंदर परफॉर्म किया जाता है।
अगर आपने किसी की कोविड रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें एक CT वैल्यू होती है जो 1 से लेकर के 40 के बीच में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब DNA, ह्यूमन DNA के सैंपल को उस वायरस के RNA जो कन्वर्ट किया हुआ है उससे मैच करते हैं, तो अगर आपके DNA में उसके RNA की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं तो आप पॉजिटिव हैं। अब ये पता कैसे चलता है और ये CT वैल्यू क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके DNA की फर्स्ट साइकिल RNA के फर्स्ट साइकिल से कंपेयर किया, RNA से कंपेयर किया, आपके DNA सैंपल में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले। सेकेंड साइकिल में क्या होता है कि हमारे DNA के जो सैंपल लिए गए हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे करके जब ये सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल या 35 साइकिल्स तक जाते हैं, कभी कभी किसी किसी केस में 40 साइकिल तक भी जाते हैं, और उस लेवल तक जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो करके मिलियंस बिलियंस सेल्स बन जाते हैं। और अगर तब भी आपके DNA के सैंपल्स में जो मल्टीप्लाई होकर इतने ज़्यादा हो गए हैं, तब भी अगर उसमें वायरस के सैंपल से एक भी कैरेक्टर मैच नहीं होता, इसका मतलब आप सेफ हैं। अगर वो मैच हो जाते हैं इसका मतलब आप इन्फेक्टेड हैं। अगर वो फिर भी मैच नहीं होते हैं इतनी साइकिल के बाद भी, मतलब आप परफेक्टली सेफ हैं। तो अगर आपकी CT वैल्यू बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल 1 या 2 है, मतलब इनिशियल स्टेज की टेस्टिंग में ही आपके बॉडी के अंदर वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड हैं। और अगर इतने 35 साइकिल के बाद भी, यानी कि 25-30 के बाद साइकिल के बाद अगर आपकी बॉडी में वायरस की डिटेक्ट होते हैं, इसका मतलब आप इन्फेक्टेड तो हैं बट अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको जल्दी क्योर किया जा सकता है। तो ये होती है CT वैल्यू। अगर आपकी CT वैल्यू कम है तो आप बहुत हाईली इन्फेक्टेड हैं। अगर आपकी CT वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 25-30 के अराउंड है, तो आप इन्फेक्टेड तो हैं बट बहुत ही इनिशियल स्टेज पर। तो ये थे 2 टेस्टिंग मेथड्स। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।